नमस्कार। इंटरनेशनल डे फॉर ऑटिज्म 2 अप्रैल पे आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पूरा महीना, अप्रैल का महीना भी ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाया जाता है। तो आज सुनते हैं ऑटिज्म के विषय में कुछ विशेष बातें। पहली बात, किसी भी एक घटना को देखने के 2 तरीके होते हैं, खासकर जब वो स्वास्थ्य के संबंध में होता है। एक मेडिकल पर्सपेक्टिव और दूसरा सोशल पर्सपेक्टिव। मेडिकल पर्सपेक्टिव में लोग या तो साधारण होते हैं या नॉर्मल होते हैं या बीमार होते हैं। तो अगर ऑटिज्म को देखा जाए मेडिकल पर्सपेक्टिव से, तो ऑटिज्म इज ए डिसऑर्डर। और इस डिसऑर्डर के चलते क्या होता है, बच्चा या व्यक्ति कुछ ऐसे हरकतें करता है जो कि आम या नॉर्मल से अलग है। ये हमारा दृष्टिकोण नहीं है। दूसरा दृष्टिकोण है सोशल पर्सपेक्टिव। सोशल पर्सपेक्टिव के हिसाब से किसी भी एक समाज में कई तरह के लोग रहते हैं। बेल शेपर्ड का आपको पता होगा, है ना। एक क्लास में लगभग 70 लोग ऐसे होंगे जो कि एवरेज नंबर लाते हैं। इधर 15 लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत बेहतर लाते हैं, 95 से ऊपर, और ऐसे इधर कुछ लोग होंगे जो कि फेल हो जाते हैं। तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें कि कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ खास होते हैं और कुछ उस पर्टिकुलर स्किल में बहुत कम होते हैं, ये आम बात है समाज की। तो ऑटिज्म को अगर देखा जाए सोशल पर्सपेक्टिव से, जो कि सही मायना है देखने का उनको, तो ऑटिज्म इज ए पार्ट ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी। न्यूरो यानी कि नर्वस सिस्टम से लेके मतलब होता है उसका, और डाइवर्सिटी यानी कि भिन्नता। यानी कि वो आम लोग जिस तरह से किसी एक बात को या किसी एक विषय को देखते, सोचते, समझते हैं और संप्रेषित करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, वैसा नहीं करते हैं जिन्हें की ऑटिज्म होता है। तो पहला, अवेयरनेस, ऑटिज्म इज नॉट ए डिजीज, इट्स ए पार्ट ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी। दूसरा, न्यूरो डाइवर्सिटी या किसी भी तरह की डाइवर्सिटी को तभी लोग अपना पाते हैं जब उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में कुछ जानते हैं, है ना। ऑटिज्म को दिखाने के लिए नीला रंग इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ब्लू लाइट्स होते हैं हर जगह। ब्लू पहन रखा मैंने भी आज। वो इसलिए क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को देखें जो कि आम है, आसमान, पानी, दूर से अगर दूरी बनी रहे तो वो कैसा दिखता है, नीला दिखता है। लेकिन अगर आप करीब चले जाएं तो उसका नीला रंग हट जाता है। तो नीला रंग हमेशा किसी भी एक रहस्य की तरफ दिखाया गया है या इंगित किया गया है भारतीय सिंबोलिज्म में, इंडियन सिंबोलिज्म में। इसलिए जितने भी राम हो, कृष्ण हो, महादेव हो, सारे के सारे नीले रंग में दिखाए जाते हैं, है ना, क्योंकि उनमें कुछ एक रहस्य होता है। दिखते तो है हमारे जैसे हैं, लेकिन कुछ रहस्य है। तो ऑटिज्म में भी एक पजल है, इसलिए उसे एक ऑटिज्म रिबन के माध्यम से दिखाया जाता है, जो कि कई पजल्स को मिलकर बनता है। दूसरी बात, ऑटिज्म इज टू बी अंडरस्टूड एंड टू बी इंक्लूडेड इन द सोसाइटी। तो ये समाज का दायित्व है कि उसे वो अपनाए और अपने में बसाए। तीसरा पॉइंट, ऑटिज्म को ऑटिज्म नहीं बुलाता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बुलाता है। स्पेक्ट्रम पहला शब्द कब आपने सुना होगा? आपने सुना होगा लगभग 6ठी 7वीं की क्लास में, जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट या सूर्य की किरण जाती है तो 7 रंगों की छटा बन के निकल आती है। तो ये जो 7 रंगों की छटा है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। हर एक रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ, अलग, लेकिन वो उसी एक व्हाइट लाइट में थे। वैसे ही एक बच्चा जिसे कि ऑटिज्म हो, दूसरे बच्चे के जैसा नहीं होता, बड़ा अलग होता है। इनके सिम्टम्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि बड़े भिन्न होते हैं। बिल्कुल साधारण आप पहचान भी नहीं पाएंगे, से असाधारण जो कि दूर से समझ में आए कि हाँ शायद इसमें कुछ ऑटिज्म का कंपोनेंट हो। तो इसीलिए इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बुला जाता है। चौथा, कि इसे किस तरह से परिभाषित किया गया है या डेफिनेशन क्या है इसका। DSM-5 सबसे पॉपुलर किताब जहां की ऑटिज्म को डिफाइन किया था और डिस्क्राइब भी किया जाता है। मोटा मोटा 2 लक्षण बताता है जो कि बच्चों में होता है जिन्हें ऑटिज्म है। पहला, persistent deficits in social communication and social interaction across multiple contexts, यानी कि संप्रेषण में भारी कमी, सामाजिक संप्रेषण। एक ही जगह तो हम बात नहीं करते हैं, अपने छोटे भाई के साथ बात करते हैं, घर में बात करते हैं, स्कूल में बात करते हैं, जिससे डरते हैं उससे भी बात करते हैं, अपने बॉस से भी बात करते हैं, स्टेज पे भी बात करते हैं। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन में कमी होगी, पहला लक्षण।
दूसरा लक्षण, रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटी। यानी कि उसके जितने भी आदत होंगे या एक्टिविटी होंगे वो सारे के सारे संकुचित होंगे या रेस्ट्रिक्टेड, बहुत कम होंगे। कुछ खास तरह के वो चाहे वो हिल रहा होगा यूं, या किसी चीज को यूं घुमा रहा होगा, किसी चीज को सूंघता होगा, या किसी चीज को यूं हिला के खेलता होगा। बहुत कम तरह के उसके शौक होंगे या आदत होंगे। ये 2 लक्षण। पहला लक्षण, रेस्ट्रिक्शन इन कम्युनिकेशन या परसिस्टेंट डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन। जब मैं संप्रेषण कर रहा हूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं या किसी से भी बात कर रहा हूं, तो अमूमन बातचीत तभी हो पाएगी जब सामने वाले का ध्यान मेरे तरफ होगा और जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान होगा। यानी कि एक जॉइंट अटेंशन होगा। जॉइंट अटेंशन में कमी होती है। वो जॉइंट अटेंशन तभी आ पाता है जब सामने वाला दिलचस्पी दिखाता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, और दिलचस्पी तभी दिखेगी जब मैं वो बात करूं जो सामने वाला सुनना चाहे, यानी कि दूसरे के दृष्टिकोण के हिसाब से बात करूं। अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, ये जो अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स है, ये थ्योरी ऑफ माइंड के तहत समझाया जाता है। एक आम बड़ा कॉमन एग्जाम्पल लिया जाता है समझाने के लिए थ्योरी ऑफ माइंड क्या है। थ्योरी ऑफ माइंड ये है, मान लीजिए 2 लड़कियां हैं, एक राधा एक रजिया। ये राधा है, ये रजिया है। ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूं और समझते थ्योरी ऑफ माइंड क्या है। ठीक, तो जान भी सुनिए। कहानी ऐसा है कि राधा और रजिया दोनों चूंकि दोस्त हैं, और राधा की माँ ने उसको एक स्मार्ट वॉच दिया उसके जन्मदिन पे, और इस स्मार्ट वॉच के साथ दोनों खेल रही थी। थोड़ी देर में होता यूं है कि खेल खत्म होता है, राधा को पानी पीना होता है, वो बाहर जाती है और अपने स्मार्ट वॉच को अपने पेंसिल बॉक्स के अंदर रख देती हैं, जिपर भी लगा देती हैं और बाहर चली जाती है पानी पीने के लिए। जब बाहर चली जाती है पानी पीने के लिए, तब तक रजिया को थोड़ा लालच आता है कि अरे स्मार्ट वॉच है, और वो क्या करती हैं, वो राधा का जिपर खोलती हैं, उसके क्लच से निकालती है स्मार्ट वॉच और वापस अपने पर्स में रख लेती हैं चुपचाप, जिप बंद कर देती है। राधा पानी पीकर खुशी खुशी वापस आती है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि राधा आकर अपना घड़ी कहाँ खोजेगी, नीले पर्स में या पीले पर्स में? नीले में खोजेंगी। क्यों? क्योंकि राधा ने तो वहीं छोड़ रखा था। राइट? ये आप तब बोल पा रही हैं जब आप राधा के पर्सपेक्टिव के दृष्टिकोण को समझ पा रही हैं। लेकिन 3 साल के नीचे का बच्चा या जिस बच्चे को ऑटिज्म है, जिसमें थ्योरी ऑफ माइंड या अंडरस्टैंडिंग द अदर्स पर्सपेक्टिव विकसित नहीं हुआ है, उसे अगर पूछें तो वो क्या बोलेगा कि राधा अपना स्मार्ट वॉच रजिया के बैग में खोजेंगी। आप उसे ये बोलेंगे, लेकिन राधा तो बाहर गई हुई थी, उसने तो देखा नहीं रजिया को रखते हुए अपना स्मार्ट वॉच अंदर। फिर भी जिसे ऑटिज्म है या 3 साल के नीचे का बच्चा बोलेगा कि राधा घड़ी रजिया के बैग में खोलेंगी। क्यों? क्योंकि उसने देखा है कि घड़ी इसके अंदर है। वो राधा क्या सोच रही है या राधा नहीं जान पाएगी कि घड़ी अंदर रखी गई, क्योंकि इसने देखा नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ पाएगा। इसी को थ्योरी ऑफ माइंड बोलते हैं। यही विकसित नहीं हो पाता है जिन बच्चों में स्वलिनता होता है या ऑटिज्म होता है, इसलिए उनका कम्युनिकेशन इंपैर्ड होता है। ये पहला कारण। दूसरा कारण ये कि जिन बच्चों में ऑटिज्म होता है, एक ब्रेन का एरिया होता है पोस्टीरियर पैरेटल लोब, लगभग इस जगह, जिस एरिया का काम ये होता है कि जितने भी हमारे स्पीच आर्टिकुलेटर्स ऑर्गन्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना। ये मूवमेंट जो है स्पीच के लिए, वो सारा का सारा कोऑर्डिनेट करना। किस एरिया में कोई ना कोई कमी होती है, जिसके चलते एक कंडीशन होता है जिसे हम अप्रैक्सिया बोलते हैं, वर्बल अप्रैक्सिया बोलते हैं। लगभग 50% बच्चों में वर्बल अप्रैक्सिया होता है। इस कारण भी बच्चे बात नहीं कर पाते। ये वो कारण कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शन का। दूसरा जो लक्षण बताया गया ऑड प्ले, तो ऑड प्ले में कोई भी एक रिपीटेटिव बिहेवियर आ जाएगा, और इस रिपीटेटिव बिहेवियर के 2 कारण होते हैं मोटा मोटा अगर आप देखें। पहला कारण तो ये होता है कि कोई एक सेंसरी डेफिसिट, यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं 7, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, वेस्टिबुलर सिस्टम, प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम।
यानी कि बैलेंस का एक सिस्टम जो कान के अंदर है और जॉइंट्स का सिस्टम। मैं जब अभी बैठा हुआ हूं तो ना मेरे इन सारे ऑर्गन से आने वाली जो इनपुट्स हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो ना तो अधिक है ना कम है, इसलिए मैं चुपचाप बैठा हूं। मान लीजिए कि मुझे अचानक ऐसा लगने लगे कि मेरा हाथ सुन्न पड़ गया, तो मैं क्या करूंगा? अपने हाथ पे यूं करूंगा कि नहीं? हम लोग करते हैं कि अगर हाथ दब गया या पैर दब गया तो पैर को झटकते हैं ताकि उसमें वो सेंसेशन नॉर्मल आए। अमूमन बच्चों में जिन्हें ऑटिज्म है उन बच्चों में इस तरह का सेंसरी इश्यूज रहता है, यानी कि उनको अपना शरीर सही नहीं लगता है, इसलिए वो एडजस्ट करते रहते हैं या हिलते रहते हैं यूं कुछ ना कुछ इस तरह का आवाज करते रहते हैं ताकि उनको नॉर्मल लगे, उनको अच्छा लगे। तो ये सेंसरी प्रोसेसिंग डेफिसिट के चलते इस तरह के ऑड बिहेवियर होते हैं। ये दो तरह के सेंसरी प्रोसेसिंग डेफिसिट होगा, या तो हाइपो होगा या हाइपर होगा। और दूसरा वजह यह है कि कई बार जब चीजों में परिवर्तन ले आया जाता है तो जिन्हें ऑटिज्म होता है वो उस चीज से अडैप्ट एडजस्ट नहीं कर पाते, वो बेचैन हो जाते हैं उससे, और उस बेचैनी से मुक्ति पाने के लिए कुछ स्टिमिंग या रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं, जिसे हम स्टिमिंग बोलते हैं, ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिल पाए। तो इमोशनल इश्यूज से पार पाने के लिए भी स्टिमिंग करते हैं वो, या ऑड बिहेवियर करते हैं। तो ये दो वजह हुआ जिसके चलते वो ऑड रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं। तो इन लक्षणों को अगर आप देखें तो इस हिसाब से अगर आपको थेरेपी देना हो कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए तो हमेशा ऐसा थेरेपी टेक्निक इस्तेमाल करें जहां की जॉइंट अटेंशन बढ़े, जहां की शेयरिंग बढ़ सके, जहां की आप हमेशा ये बता सकें कि अच्छा मैंने ये किया तो इसके बाद क्या होगा, और मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये होगा, तो अब तुम क्या करोगे। तो ये जो जॉइंट अटेंशन जिसमें इन्वॉल्व हो, कम्युनिकेशन थेरेपी उस तरह का होना चाहिए, रिपीटेशन पे सिर्फ नहीं होना चाहिए। और अप्रैक्सिया के लिए थेरेपी अलग होता है। और अगर बिहेवियर्स के लिए थेरेपी देना पड़े आपको तो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट से आप मिल सकते हैं, जो कि अलग अलग हाइपर सेंसिटिव बिहेवियर्स को और हाइपोसेंसिटिविटी के चलते बिहेवियर्स के लिए अलग अलग तरह का एक्सरसाइज देता है या सेंसरी डाइट देता है। सेंसरी डाइट मतलब खाने का नहीं, सेंसरी डाइट मतलब अलग अलग तरह के सेंसरी स्टिमुलेशन देता है ताकि बच्चा अपने शरीर के अंदर से आने वाले संवेदनाओं को संतुलित कर सके और बेवजह ऐसे हरकतें ना करें जो कि ध्यान आकर्षित करें। तो ये थेरेपी का हिस्सा हो गया। इस तरह आज हम अगर जिनमें ऑटिज्म है उन बच्चों के विषय में इतना भी समझ लें कि वो एक बीमारी नहीं है, वो एक नॉर्मल वेरिएंट है, न्यूरो डाइवर्सिटी है। बच्चों के साथ स्पीच कम्युनिकेशन थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी अगर शुरू से कर लिया जाए तो उनका खुद का प्रोसेसिंग आसान हो जाएगा और उन्हें हम अडैप्ट कर सकते हैं। अगर हम इतना भी समझ लें कि एक टीम की आवश्यकता होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की, फिजियोथेरेपिस्ट की, स्पेशल एजुकेटर की, पीडियाट्रिशियन की, डाइट्रिशियन की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, इनकी जरूरत होती है। अगर हम इतना भी समझ लें तो हम जिन बच्चों में ऑटिज्म है उन्हें दरकिनार ना करें, परे ना करें और साथ लेकर एक इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण करें जहां की जो बच्चे जिन्हें की ऑटिज्म है वो भी समाज का एक अच्छा हिस्सा बन सके। बहुत बहुत